गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप पढ़ेंगे पाठ 11 चांदी का जूता, जिसके लेखक बाल शौरी रेड्डी जी हैं। अब आप सोच रहे होंगे इस पाठ का नाम इतना अजीब सा क्यों है, चांदी का जूता। तो बच्चों, असल में यह एक व्यंग्य परक कहानी है। व्यंग्य अर्थात ताना कसना। तो इस पाठ के द्वारा लेखक ने समाज में फैली हुई कुरीतियों पर, समाज में फैली हुई कुप्रथाओं पर व्यंग्य किया है, अर्थात ताना कसा है कि समाज में दहेज जैसी विकराल सामाजिक समस्या फैली हुई है। लड़की कितनी ही सुशिक्षित, सुयोग्य और सुंदर क्यों न हो, माता पिता दहेज के बंधन से मुक्त ही नहीं हो पाते हैं। तो इस सामाजिक अभिशाप ने भारतीय समाज की आदर्श परंपरा की जड़ों को हिला दिया है। तो इस कहानी में लेखक ने एक परिवार के माध्यम से इस विकराल समस्या को प्रकट किया है। तो चलिए इस कहानी को देखते हैं। संयोग की बात थी कि लेखक जिस दिन अपने मित्र शिवराम के घर मिलने गया था, उसी दिन उसके पुत्र की वर्षगांठ थी। वर्षगांठ अर्थात जन्मदिन। तो उसी भोज में उन्होंने अपने मित्र, बहुत पुराने मित्र वेंकटेश्वर राव को देखा। अब वेंकटेश्वर राव को देखते साथ उनकी बाछें खिल गई, अर्थात वे बड़े प्रसन्न हो गए और उछलकर उनसे गले मिले और कुशलता संबंधी प्रश्नों की बौछार की। और अगले दिन वेंकटेश्वर राव द्वारा न्योता पाने पर वे उनके घर नाश्ता करने के लिए पहुंचे। वहां पर लेखक के विलायती व अल्सेशियन सोनी ने उनका स्वागत इस तरह किया जैसे कि वह जानती हो कि लेखक राव के अभिन्न मित्र हैं। अभिन्न अर्थात जो भिन्न ना हो। इसके बाद थोड़ी देर बाद बाथरूम से सर पोंछते हुए वेंकटेश्वर राव आए और उन्होंने पंखा चलाया तथा लेखक के हाथ में एक अखबार पकड़ाया और कपड़े पहनने के लिए वापस शयन कक्ष चले गए। अब लेखक ने बैठक की ओर देखा तो उन्होंने देखा कि बैठक इतनी सुंदर तरीके से सजाई गई थी जैसे कि कोई फिल्मी शूटिंग करने के लिए अभी अभी तैयार किया गया सेट हो। तो उन्होंने मन ही मन लेखक की पत्नी के बारे में सोचा कि यह बहुत ही ज़्यादा अलंकार प्रिय है, अर्थात इसे सजावट रखना पसंद है। और इसके बाद में उन्होंने देखा कि वहाँ तरह तरह की पेंटिंग भी सुशोभित थी। सुशोभित अर्थात सजी हुई रखी थी। अब लेखक सोचने लगा कि हॉस्टल में रहते समय तो वेंकटेश्वर राव बड़ा ही लापरवाह इंसान था और अब उसकी रुचि में इतना बड़ा भारी परिवर्तन कैसे हुआ। कोई भी चीज़ उसे करीने से रखने की तो आदत ही नहीं थी। वह तो हमेशा हर चीज़ को अस्त व्यस्त रखा करता था। बल्कि उससे तो लेखक परेशान भी हो चुका था और उन्होंने उसी समय उसे कहा था कि शायद तुम्हारे घरवाली ही तुम्हें ठीक कर पाएगी या बदल पाएगी। तो अब लेखक ने सोचा वेंकटेश्वर राव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा, वह तो उसकी श्रीमती रमा की सुरुचि का ही असर है, अर्थात रमा तो सौंदर्य की आराधिका होगी, अर्थात उसे कोई भी चीज़ को सजा कर जमा कर सुंदर तरीके से रखना ही पसंद होगा। इतने में लेखक की पत्नी रमा वहाँ आती है और वह कहती है, भाई साहब नमस्ते, शायद आप रास्ता भूल गए हैं जो आज हमारे यहाँ आए। तो लेखक ने ब्लिट्स नामक अखबार को टिपाई पर रखते हुए सामने देखा तो वेंकटेश्वर राव की हंसमुख पत्नी रमा वहाँ खड़ी थी। तो लेखक ने उठकर रमा के अभिवादन का प्रत्युत्तर दिया। प्रत्युत्तर अर्थात किसी भी प्रश्न का उत्तर देना। इतने में रमा पूछ बैठी कि आप सुरेश की शादी में क्यों नहीं आए, हमने आपका कितना इंतज़ार किया। तो लेखक ने कहा, क्या सुरेश की शादी हो गई? आपने मुझे न्योता भेजा होता तब तो मैं आ पाता। निमंत्रण पत्र तो भेजा नहीं, उल्टे मुझ पर दोषारोपण कर रही हो, अर्थात दोष लगा रही हो। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थात जिसकी गलती हो वही बिना गलती वाले को डांटे रहा हो। मुझे तो कार्ड मिला ही नहीं। तो रमा कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो पहली किश्त में ही आपके नाम से कार्ड भेजा था। तो लेखक ने कहा, पर मुझे कार्ड मिलता तब ना मैं आता। इतनी देर में वेंकटेश्वर राव का प्रवेश होता है और रमा नाश्ते का प्रबंध करने के लिए भीतर चली जाती है। इसके बाद थोड़ी देर बाद
लेखक को भोजनालय में बुलाया जाता है। वहाँ पर वह देखते हैं कि गुड़िया जैसी सुंदर कन्या तश्तरियों में मिठाइयों को सजा रही थी। और तब वेंकटेश्वर राव ने लेखक से परिचय करवाया अपनी बहू का। उन्होंने बताया कि यह सीमा है, मेरी पुत्रवधू है और इसने एमए प्रथम श्रेणी में पास किया है। पूरे विश्वविद्यालय में यह प्रथम आई है और साथ ही इसे स्वर्ण पदक भी मिला है। फिर राव ने अपनी पुत्रवधू से कहा कि बेटी, चाचा को जरा अपना वह पदक तो दिखाओ। पर सीमा को शायद अपना पदक दिखाना इस तरीके से पसंद नहीं था, तो इसलिए वह चाय की प्यालियों में चाय को डालती रही, मेज पर लगाती रही। और यह सुनकर रमा, जो कि राव की पत्नी थी, वह दौड़कर अंदर जाती है और पदक लेकर आती है और लेखक को दिखाती है और कहती है कि हमें अपनी सीमा पर गर्व है। वह तो रात दिन पढ़ती है, पीएचडी कर रही है और कहती है कि मैं डीलिट भी करूंगी। मुझे तो डर है कि रात दिन जागने पर कहीं बहू की तबीयत ही खराब ना हो जाए। मैं लाख समझाती हूँ कि बहू तुम आराम करो, लेकिन हमारी तो बात सुनती ही नहीं। रसोई बनाती है, खाना परोसती है, अपने ससुर की सेवा करती है और उसके बाद वह कॉलेज में पढ़ाने भी जाती है। तब लेखक ने कहा, भाभी कोई रसोइया क्यों नहीं रख लेती हो? कमाने वाली बहू से काम लेना ठीक नहीं है, लोग क्या सोचेंगे? तो रमा ने कहा, मैं भी सोचती हूँ, पर मुझे तो अपने हाथ का बना खाना ही अच्छा लगता है और काम भी क्या है, 4 लोग हैं और अपने हाथ से काम करने से तबीयत भी ठीक बनी रहती है। इतने में वेंकटेश्वर राव ने कहा, रमा झूठ बोलने की भी हद होती है, ये पराये थोड़े ही ना है। तो वे कहते हैं कि मित्र, असली बात तो यह है कि रमा रसोइये के पीछे खर्च करना बेकार समझती है। मैंने 1-2 नौकर भी रखे, परंतु इसने कोई ना कोई बहाना करके उन्हें निकाल दिया। अब इस पर रमा ने कहा कि तुम सारा दोष मुझ पर क्यों मढ़ते हो? तुमने ही तो एक दिन कहा था कि ये सारे नौकर बेकार हैं, वरना मेरा क्या जाता है? मैं आराम से बैठी रहूंगी, खर्च भी करने वाले भी तुम ही हो और कमाने वाले भी तुम ही हो। मैं आराम से बैठ जाती हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है बीच में आकर हाथ जलाने की, मतलब बीच में पड़ने की। और रमा खींच उठी, मतलब नाराज़ हो गई, गुस्सा हो गई। तो लेखक ने बीच बचाव के ख्याल से समझाया कि अपना काम स्वयं करने में बुरा क्या है, भाभी का समय भी बचत होगा और तुमको बढ़िया खाना भी मिलेगा। जब ये खुद खाना बनाने को तैयार है तो तुमको क्या आपत्ति है? इस पर राव ने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि यह खुद अपने हाथों से खाना बनाए, परंतु यह तो बहू से सारा दिन काम लेती है और उसे पढ़ने की फुर्सत भी नहीं मिलती। जब हमारी बहू 600 रुपये मासिक कमा कर लाती है तो उसमें से 100 रुपये रसोइये के पीछे खर्च करने में हर्ज ही क्या है? अगर कोई अशिक्षित बहू घर आती तब क्या? मेरे भाई के घर की हालत जानते हो? वे 50,000 रुपये दहेज लेकर केवल मैट्रिक पास बहू को घर लेकर आए। वह रानी की तरह बैठी रहती है, खाना परोसने तक का काम नहीं करती और यदि कोई उसे कोई छोटा मोटा काम बता दे तो वह कहती है कि मेरे पिताजी ने 50,000 रुपये इसलिए नहीं दिए कि मैं आपके घर बेगारी करूं। बेगारी अर्थात मजदूरी करना। उन पैसों को बैंक में जमा करवा दो और उससे जो भी ब्याज मिले उससे नौकर चाकर रख लो। तो कम से कम मेरी बहू ऐसी तो नहीं है। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमें इतनी अच्छी बहू मिली है। पति को बहू की तारीफ के पुल बांधते देख रमा से रहा नहीं गया और वह भी तन कर बोली, अर्थात वे बड़ी नाराज़ हो चुकी थी और उन्होंने कहा कि मैं ही यहाँ पर चाकरी करने अर्थात काम करने के लिए आई हूँ क्या? मेरे भी पिताजी दादा सब जमींदार थे और हमारे मायके में नौकर चाकर गाड़ी वाड़ी सब कुछ था और मैं यहाँ क्या भूख रही हूँ। अब जब लेखक ने देखा कि यहाँ पर बड़ा तनाव का माहौल हो चुका है तो लेखक और वेंकटेश्वर राव दोनों बैठक में वापस आ गए और वेंकटेश्वर राव ने सिगरेट का केस आगे बढ़ाते हुए लेखक से कहा, मैं जानता हूँ कि तुमने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, पर मेरी कसम आज तुम एक सिगरेट पी लो वरना मुझे बड़ा दुख होगा। लेखक उस हाल में राव को अप्रसन्न नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने एक सिगरेट ले लिया और फिर सोचने लगा कि मेरे आने से बेवजह ही राव के घर में तनाव आ गया। इतने में राव ने एस्ट्रे लाकर तिपाई पर रखा तो लेखक की उत्सुकता जागी, क्योंकि वह एस्ट्रे एक चांदी का जूते जैसे आकार का था, वो भी उल्टे पांव के जूते जैसे आकार का था।
अब उन्होंने तो इस तरह का एस्ट्रे पहली बार देखा था, तो उन्होंने पूछा कि अरे, यह तुमने कहाँ से खरीदा? यह सुनकर राव एक दार्शनिक की भांति गंभीर हो गया। दार्शनिक अर्थात जो किसी भी बात को बहुत गंभीरता से सोचते हैं, और उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान फैल गई। तो उसने कहा, दोस्त, मैं तुमसे क्या छुपाऊं? यह एस्ट्रे मेरे थोथे आदर्शों का उपहास करने वाला अविस्मरणीय चिन्ह है। थोथे आदर्श यानी जिसका कोई मूल्य नहीं है, इस तरह के आदर्श। और अविस्मरणीय मतलब जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। चिन्ह अर्थात संकेत एक तरह का, तो यह उसका प्रतीक चिन्ह है। तुमको याद होगा कि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तब हमने सोचा था कि हम कभी दहेज नहीं लेंगे, और हमने अपने विवाह में इस नियम का पालन भी किया। हमने बिना दहेज के ही विवाह किया। पर जब मेरे पुत्र सुरेश के विवाह का प्रश्न उठा, तब भी मैंने अपने एक मित्र की कन्या के साथ मेरे पुत्र का रिश्ता पक्का कर दिया। परंतु हमारी श्रीमती रमा को यह रिश्ता पसंद नहीं आया। अब इसके बाद में कई रिश्ते मैंने देखे, परंतु हमारी श्रीमती रमा को उनके द्वारा दी जाने वाली दक्षिणा अर्थात दान दहेज पसंद नहीं आया। और फिर कुछ समय पश्चात आखिर मैंने यह रिश्ता तय किया। रमा ने भी लड़की को देखा और उसने भी पसंद किया। इसके बाद में यह रिश्ता पक्का हो गया और निमंत्रण पत्र भी बढ़ गए। 15 दिन ही विवाह में बचे हुए थे, और रमा ने यह रिश्ता इसलिए पक्का किया था कि सीमा के पिता सिविल सप्लाई अफसर हैं, तो दोनों हाथों से बहुत धन कमाया होगा और बिना बोले ही हजारों का दहेज दे देंगे। फिर पता नहीं आखिर किसने रमा के कान में यह बात डाल दी कि सीमा के पिता तो बहुत ही सभ्य, ईमानदार और भद्र पुरुष हैं, तो वो ठाट से शादी तो करेंगे, विवाह तो करेंगे, परंतु दहेज में 1 रुपया भी ना देंगे। अब यह पता चलने के बाद से रमा मेरे पीछे लग गई और उसने कहा कि आप सीमा के पिता से दहेज की बात करो, यह कह दो कि 50,000 दिए बिना यह विवाह नहीं हो पाएगा। आखिर मैं विवश हो गया और मैंने सीमा के पिता के कान में यह बात डाल दी कि कई लोग हमारे घर में 1,00,000 2,00,000 का दहेज देने का लोभ दिखाते हुए आए, परंतु मैंने सबको मना कर दिया। तो लेकिन मेरी श्रीमती जी तो कुछ और ही सोचती है, और तो आप दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए उचित रकम अवश्य दें। और इसके बाद में मैंने घर आकर रमा को बताया कि तुम चिंता मत करो, एक अच्छी खासी रकम दहेज में मिल जाएगी। और इसके बाद विवाह के उपलक्ष्य में राइस मिल्स एसोसिएशन द्वारा कन्या को एक बहुत बड़ा चांदी का बर्तन भेंट किया गया था। वह बर्तन हमें दहेज में मिला और उसे देखा, और उसे देखते साथ उसकी आंखें विस्मय से चमक उठी, क्योंकि वह बर्तन पूरा नोटों के बंडल से भरा हुआ था। अब रमा ने सारे बंडल जमीन पर उड़ेल दिए और उनको गिनने लगी, तो उसमें कुल मिलाकर 60,116 रुपये थे। और रमा सीमा के पिता की बड़ी प्रशंसा करती रही, पर राव को ऐसा लग रहा था कि कहीं ये जाली नोट तो नहीं है, क्योंकि वो नोट सबके सब बिल्कुल नए थे। जब राव ने उस बर्तन में हाथ डाला तो उसके हाथ में कोई एक चीज़ हाथ लगी। जब राव ने बर्तन में हाथ डाला तो कोई चीज़ उसके हाथ लगी, जो और कुछ नहीं, एक चांदी का जूता था, जो कि उनके समधी ने उनके सिर पर नहीं, दिल पर मारा था। तो स्टूडेंट्स, मेरे समधी ने वह जूता मेरे सिर पर नहीं, दिल पर मारा था। इस लाइन का क्या अर्थ है? इस लाइन के अनुसार जूता जो है वह धन लोलुपता का प्रतीक है, मतलब इंसान के मन में धन के प्रति लालच का प्रतीक है। और जैसा कि आपने सुना होगा कि पहले ज़माने में इस तरह की कुछ सामाजिक परंपराएं होती थी कि यदि कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य करता था जो कि उसे नहीं करना चाहिए, तो उसे जूते मारे जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक ने क्या किया? लेखक ने दहेज लिया, तो यह भी एक गलत कार्य था। तो इस गलत कार्य के
संकेत के रूप में यह समझाते हुए कि तुमने गलत कार्य किया है, इसके संकेत चिन्ह के रूप में ही उसके समधी ने उसे एक जूता, चांदी का जूता दिया था। तो राव के समधी ने इस आशय से ही उसे यह जूता दिया कि तुम तो थोथे आदर्शों वाले हो, तुम तो सिर्फ दिखावा करने वाले हो, तो तुम्हें तो जूते मारने चाहिए। यह सोचते हुए ही उसने उस जूते को दिया था। और राव को भी हमेशा यह जूता एहसास दिलाता था कि उसके दिल पर किसी ने इस जूते से मारा है, और वह दुखी हो जाता था। बालशौरी रेड्डी द्वारा रचित इस पाठ का मूल उद्देश्य छात्रों में सामाजिक जागरूकता को बढ़ाना है, उनमें सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाना है, और दूसरा विशेष उद्देश्य छात्रों को जीवन के सत्य से परिचित करवाना है कि विवाह जैसे मामलों में पुत्रवधू के गुणों का सम्मान किया जाना चाहिए एवं दहेज जैसी कुरीतियों का विरोध किया जाना चाहिए। लेखक इस पाठ द्वारा सरकार द्वारा बनाए गए दहेज विरोधी कानून का विधिवत पालन करने की भी प्रेरणा देना चाहते हैं, ताकि सामाजिक शांति बनी रहे, सामाजिक कुप्रथाएं कम हों। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस पाठ का मूल उद्देश्य अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।